दोस्तों, एक आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है और पाई पाई जमाकर अपने लिए एक रिटायरमेंट का फंड क्रिएट करता है ताकि उसकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी बड़ी सुकून भरी हो सके, बड़ी आरामदायक हो सके। लेकिन आज के इस दुनिया में सिर्फ रिटायरमेंट का फंड बनाकर ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमको और भी कई चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो एनवायरमेंट है वहां पर ऐसे कई सारे लोग बैठे हुए जो आपका रिटायरमेंट का फंड आपसे चुराना चाहते हैं, आपको कंगाल करने की ताकत भी रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारा जो वेल्थ हमने क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होती है। उसके लिए हमारे पास एक वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान जरूर होना चाहिए। उसके बाद महंगाई जो है एक सबसे बड़ा दुश्मन उभर कर आ रही है, क्योंकि महंगाई आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम कर देती है और जो भी फंड आज आपको सही लग रहा है आने वाले समय में हो सकता है वो आपके लिए कम हो। इसके लिए हमको एक वेल्थ क्रिएशन प्लान भी क्रिएट करने की जरूरत है कि जो भी पैसा हमने बनाया उसको धीरे धीरे हम ग्रो कैसे कर सके। उसी के साथ साथ जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो जो भी जिंदगी भर की वेल्थ हमने बनाई है वो सेफली हमारे बच्चों को या हमारी फैमिली को किस तरह से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लिए वेल्थ ट्रांसफर प्लान भी हमको क्रिएट करने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपना वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान बनाए, हमारा वेल्थ क्रिएशन प्लान बनाए और हमारा वेल्थ ट्रांसफर प्लान बनाए, जहां से हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग पूरी तरह से पक्की हो सके, पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चेकलिस्ट भी दूंगा जहां पर वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है उसके लिए चेक बॉक्सेस दिए होंगे। वेल्थ क्रिएशन के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जहां पर आप टैक्स एफिशिएंसी लाकर अपने लिए किस तरह से पैसा बचा सकते हैं और पैसा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी चेकलिस्ट दी गई होगी। उसी के साथ साथ जब आप पैसा ट्रांसफर करने की बात करेंगे अपने फैमिली को आपके डेथ के बाद, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज करनी होगी उसके लिए भी चेकलिस्ट आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, वो चेकलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, डेफिनेटली उसको डाउनलोड कीजिएगा, पूरे चेक बॉक्सेस को टिक कीजिएगा और अपने लिए एक बढ़िया रिटायरमेंट प्लानिंग क्रिएट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहां पर स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ, हाउ टू बिल्ड योर वेल्थ अगेन एंड हाउ टू ट्रांसफर योर वेल्थ आफ्टर योर डेथ। अगर आपको किसी दिन एक फोन कॉल आता है जहां पर आपका पोता या पोती आपसे कह रहा है कि दादाजी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और मुझे इमीडिएटली 50,000 रुपए की जरूरत है, अगर आप ये पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे तो शायद मेरी डेथ हो सकती है। या आपको ये फोन कॉल आ सकता है कि दादाजी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे गलत चार्जेस में फंसा रहा है, अगर मैं इनको इमीडिएटली 50,000 रुपए नहीं दूंगी तो शायद ये मुझे जेल में डाल देंगे। तो दोस्तों, समझ लीजिएगा ये एक स्कैम कॉल है। आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आपके पोता पोती के आवाज की नकल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम लोग फेसबुक पर वीडियो डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते रहते हैं, तो हमारी आवाज आती कैसे है ये स्कैमस्टर्स को बहुत अच्छे से पता है और एआई को यूज करके बहुत आसानी से सिमिलर वॉइस को रेप्लिकेट किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और उससे वो सब बुलवाया जा सकता है जो एक्चुअल में वो बोल ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉल आ जाता है तो पैनिक मत कीजिए, सबसे पहले फोन उठाइए और अपने फोन से एक्चुअली अपने पोता या पोती को फोन करके पूछिए कि वो है कैसा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। और इसके अलावा आप एक फैमिली स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एक पासकोड क्रिएट कर सकते हैं। एक फैमिली के तौर पर भी आपके लिए आप एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक फैमिली पासकोड बना ले, जो कुछ भी हो सकता है, वो शायद गुलाब जामुन हो सकता है, वो शायद अनारदाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको उनको इमीडिएटली पूछना है कि फैमिली पासकोड बताओ। और स्कैमस्टर को डेफिनेटली जो आपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के पासकोड बनाया वो उनको नहीं पता होगा और ये पासकोड आपके हजारों रुपए बचाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, फेक फोन कॉल स्कैम आजकल बहुत चल रहा है और ज्यादातर ये बुजुर्गों को ही टारगेट किया जाता है, इसमें बिल्कुल भी मत फंसिएगा। दोस्तों, दूसरी चीज आपके साथ ये हो सकती है कि एक दिन आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल आ जाए जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस डीएसपी बढ़िया से ऑफिस में बैठ के आपको बता रहा है कि आपके नाम से फॉरेन से एक पार्सल आया था और उसमें ड्रग्स निकले हैं या उसमें कुछ ऐसी इल्लीगल चीजें निकली हुई है जो उसमें नहीं होनी चाहिए थी और इसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है और इसको नाम दिया जाएगा डिजिटल अरेस्ट।
आपको 4 से 5 घंटा कैमरा के स्क्रीन के सामने बिठाया जाएगा, आपको पैनिक किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से अगर आप इस मसले से आज नहीं निकले तो आपको पुलिस स्टेशन बुला के आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा और 10 से 12 साल के लिए आपको अंदर कर दिया जाएगा। ये आपके नाम से किया जा सकता है, ये आपके पोता पोती के नाम से किया जा सकता है, या बेटा बेटी के नाम से किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए आपके साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो रहा है। हिंदुस्तान का डेटा यह कहता है कि पिछले 2 साल में सिर्फ डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ही लोगों ने कम से कम 550 करोड़ रुपए के पैसे फ्रॉडस्टर्स को ट्रांसफर कर चुके हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। अगर आपको पुलिस को सच में अरेस्ट करना है तो आपके घर में वारंट लेकर आएगी, उसके बाद ही आपको अरेस्ट करेगी। तो कोई भी अगर आपको व्हाट्सएप पे या किसी और वीडियो कॉल पे अगर आपको परेशान कर रहा है तो डेफिनेटली उसको 1930 के ऊपर आपको रिपोर्ट करना चाहिए। 1930 इंडिया का साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर है। इसके ऊपर इमीडिएटली आपको उनका फोन नंबर बताना है कि कहां से आपको फोन आया था, आपको यह बताना है कि आपको किस तरह से हैरेस किया गया था, ताकि उन सारे फोन नंबर्स को ब्लॉक किया जा सके और कई और सारे लोगों को इन स्कैम से बचाया जा सके। अगर लोगों को डरा डरा कर लूटना स्कैमस्टर्स का एक तरीका है, तो उससे भी बड़ा तरीका है कि आपको लालच दिखाकर लूटना। एक दिन आपके साथ ऐसा होगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे और सडनली आपको व्हाट्सएप के किसी एक अननोन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि कैसे एक ही दिन में उन्होंने ये फलाना फलाना स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करके 25% का रिटर्न कमा लिया, कैसे एक साल के अंदर उनकी वेल्थ 5 गुना 6 गुना बढ़ चुकी है। दोस्तों, अगर आपके साथ इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन हो रहा है, अगर आपको इस तरह के एसएमएस आ रहे हैं, या कोई अगर आपको इस तरह का कॉल कर रहा है कि आपको रातों रात अमीर कर देगा, आपको रातों रात 20 से 25% का इंक्रीमेंट दे देगा, या इंटरेस्ट कमा के दे देगा, या रिटर्न्स कमा के दे देगा, तो समझ जाइए आपके साथ में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा है। मैं थोड़ा 2 मिनट का समय यहां पर ज्यादा लेना चाहूंगा ताकि आप समझ सके कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किस तरह से चलता है। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड 2 तरीके से चलता है। एक तो बहुत सारे लोग आपको स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ग्रुप में कि देखिए हमारी कितनी कमाई होगी, हमको कितना फायदा हो गया, और आप लालच में आके उन स्कैमस्टर्स को पैसा दे देंगे। और पैसा कैसे देंगे, वो आपको बोलेंगे कि एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप पैसा डालिए, और आप जब उसमें पैसा डालेंगे तो अगले 3-4 महीने तक आपको पैसा बढ़ते हुए दिखेगा भी। और क्योंकि वो पैसा बढ़ते हुए दिख रहा है, वो आपको बोलेंगे कि आप और पैसा डालिए, और लोग उसमें पैसा डालते जाते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब आप पैसा निकालने जाते हैं, तो वह आपको बोलेगा कि भाई अगर आप ये पैसा निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पहले टैक्सेस हमको भर के देने होंगे, क्योंकि सरकार को इसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, जबकि ये टैक्स आपको खुद भरना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो आपको कहेंगे कि ऐप ही आपके लिए भरेगा, जब तक आप वो टैक्स का पैसा नहीं भरेंगे तब तक आपका पैसा आपको निकालने नहीं दिया जाएगा, और आप उसमें और थोड़ा पैसा ऐड कर देंगे। उसके बाद जब आप पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको यह बोला जाएगा कि जब आप हमारे प्लेटफॉर्म से पैसा निकालते हैं तो एक फी लगती है जो हमारे चार्जेस होते हैं, जब तक आप वो नहीं देंगे तब तक हम आपको पैसा निकालने नहीं देंगे। तो जब आप वो पैसा भी भर देंगे और पैसा निकालने जाएंगे तो आपको फिर एक नई कहानी सुनाई जाएगी कि ये पैसा और भरना होगा। और जब तक आपको पता चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, तो आपके लाखों रुपए ऑलरेडी फ्रॉडस्टर खा चुके होंगे और आप उस ऐप में से पैसा कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। जो दूसरा तरीका होता है दोस्तों, वो होता है कि आपको एक टिप दी जाएगी कि भाई आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अब होता क्या है, जब स्कैमस्टर्स आपको टिप देते हैं तो उसको 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। उन्होंने अगर 100 लोगों को सेम टिप दी है तो 50 लोगों को बोलते हैं कि शेयर्स को बाय कीजिए, 50 लोगों को बोलते हैं कि शेयर्स को सेल कीजिए। अब दिन के एंड में जो भी होगा उसमें एक ग्रुप हमेशा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो शेयर की प्राइस नीचे जाएगी। तो अगर ऊपर जाएंगे तो जिन 50 लोगों ने ऊपर जाने वाले स्टॉक में पैसे लगाए थे वो फायदे में होंगे, या तो स्टॉक नीचे जाएगा तो जिन लोगों ने स्टॉक को बेच के पैसा कमाया था वो लोग फायदे में होंगे। तो किसी भी टाइम पे ये 50% लोग फायदे में होंगे। फिर इन 50% लोगों को जो फायदे में है उनको और एक टिप दी जाएगी, 25-25 लोगों को अलग, कि सेम स्टॉक बाय किया जाए, सेम स्टॉक सेल किया जाए। तो फिर से 25 लोग जो होंगे वो फायदे में होंगे। आखिरी में ये लोग करेंगे कि 13 और 12 का ग्रुप बनाएंगे और उसमें एक बार सिमिलर रिकमेंडेशन देंगे, एक ही स्टॉक को बाय करने का, एक ही स्टॉक को सेल करने का।
एंड में ये जो 13 लोग बचेंगे, इनको 3 बार फायदा हो चुका है और अब इनका सिस्टम पर ट्रस्ट बन चुका है, जबकि स्कैमस्टर ने कोई दिमाग नहीं लगाया। उसने सिर्फ आधे आधे ग्रुप को बांट दिया और प्रोबेबिलिटी पे खेलते रहेगा कि या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो स्टॉक नीचे जाएगा, तो कोई ना कोई तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। और जैसे ही आपका ट्रस्ट बन जाएगा, फिर आपके साथ वही किया जाएगा कि एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें पैसा ट्रांसफर कीजिए और वहां पर आपका वेल्थ क्रिएशन करेंगे। दोस्तों, ये बहुत नो ब्रेनर स्कैम होता है, लेकिन फिर भी लोग इसमें फंस जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खो देते हैं। रिसेंटली ही हैदराबाद की एक महिला ने 7.5 करोड़ रुपए इस तरह के स्कैम में खो दिए। और आपको लग रहा होगा कि यार ये तो किस तरह का जाहिलों वाला स्कैम है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग जो कंपनीज के डायरेक्टर रह चुके, सीईओज रह चुके, बड़े बड़े ओहदे पर रह चुके, जिनको फाइनेंस समझ में आता है, वो भी इन तरह के स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं। तो अपना पैसा ऐसे स्कैम से जरूर बचाइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको फेक कॉल आता है, अगर आपको फेक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए इनवाइट किया जा रहा है, अगर आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही है, तो बचिए इन सबसे अपना पैसा बचाइए, बहुत जरूरी है। और पैसा बचाने के लिए एक और चीज आपको करने की जरूरत है। आपके रिटायरमेंट फंड से आप किसी को भी पैसा निकाल कर नहीं देंगे, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। दोस्तों, रिटायरमेंट फंड आपकी जिंदगी जो बची हुई है उसके लिए है। आपने अपने ऑलरेडी सारे कर्तव्य निभा चुके हैं। आप अपने बच्चों का पूरा एजुकेशन कर चुके हैं, शायद उनकी शादियां भी कर चुके हैं, उनको वेल सेटल कर चुके हैं। अगर उनके बाद उनको कोई पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पैसे कमाए और अपना खर्चा निपटाए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने बच्चों का घर चला रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए आप अपने पैसे से पैसा दे रहे हैं। और अगर दे भी रहे तो कभी भी 5 से 7% से ऊपर पैसा ना दे, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में आपको भी पैसा लगेगा। अगर आपने बागबान देखी है तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि किस तरह से खुद का पैसा बचाना बहुत जरूरी है। और एंड में आप ये सारा पैसा अपने बच्चों को ही देके जाने वाले हैं। तो अभी उस चीज के मोह माया में मत पड़िए कि मेरा बच्चा बहुत परेशानी में है तो मैं उसको हेल्प करूं। आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी तरफ है, आपके स्पाउस की तरफ है, आपकी वाइफ की तरफ है। आप अपने दोनों की जिंदगी पहले आप सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तो बच्चों के लिए पैसे छोड़ के जाएंगे तो तब उनके काम में आएंगे। और वैसे भी बच्चे जब स्ट्रगल करेंगे तभी जिंदगी का असली मतलब सीखेंगे। तो उनको स्ट्रगल करने दीजिए, अपना पैसा बचाइए। स्कैमस्टर्स के बाद सबसे ज्यादा जो पैसा सीनियर सिटीजन्स इंडिया में खोते हैं, वो अपने रिलेटिव्स को पैसा देकर है। तो दोस्तों, इस ऑफिशियल फिगर को ट्रस्ट कीजिए और ऐसे झंझटों में मत पड़िए, अपना पैसा बचाइए। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपने वेल्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आप महंगाई की बात करेंगे, तो महंगाई हर साल 6 से 7% से बढ़ते ही जा रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए कहीं पर डिपॉजिट किया था और अगर महंगाई 7% से बढ़ रही है और आप उस पैसे को कुछ भी नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे, बस अपने बैंक अकाउंट में रख दिया है आपने, तो उसकी जो परचेसिंग पावर होगी 7 साल के अंदर दोस्तों, इस 1 लाख रुपए की परचेसिंग पावर हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए। मतलब आज अगर आप 1 लाख रुपए का सामान खरीद सकते थे, तो 7 साल बाद आप सेम पैसे सिर्फ और सिर्फ 60,000 का ही सामान खरीद पाएंगे, जो आज की वैल्यू में 60,000 का हो। तो दोस्तों, महंगाई आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देती है, उसकी परचेसिंग पावर कम करती है। तो महंगाई बीट करना हमको बहुत जरूरी है। और अगर आप करंटली फिक्स डिपॉजिट्स के रेट देखेंगे, तो आपको दिखेंगे 6 से 7% के रेट पे। कि मतलब अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखेंगे, तो आप सिर्फ महंगाई को ही बीट करेंगे, आप अपने पैसे को ग्रो नहीं करेंगे। और जैसे जैसे आप बुढ़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाएंगे और शायद आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा आपकी उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ते भी रहे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को बीट करें, हम महंगाई को बीट करें, कम से कम 7% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हम कमाएं, तभी दोस्तों हमारी प्लानिंग सही तरह से हो पाएगी। अब इसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है? इसके लिए हमको हमारे रिटायरमेंट फंड को 2-3 हिस्सों में बांटने की जरूरत है। जो पहला हिस्सा हम बांटेंगे, वो बांटेंगे सेफ जोन के लिए।
सेफ जोन मतलब जहां पर अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमको गारंटीड रिटर्न आने वाले हैं और हमारा जो कैपिटल है 100% प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इसके लिए मैक्सिमम लोग एफडी का रास्ता चूज करते हैं, लेकिन मार्केट में इससे भी अच्छे गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसको आप यूज करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसमें से जो सबसे मेरी फेवरेट स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप एफडी में पैसा डालते हैं आपको 6.5 से 7% मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको 8 to 8.2% का रिटर्न गारंटी करती है, और वो भी जनरली एक 4 से 5 साल के लॉट तक फिक्स रहता है, वो डेविएट नहीं करता। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप एक आदमी के लिए आप 30 लाख रुपए तक के पैसे उसमें डाल सकते हैं, और हर क्वार्टरली आपको पे आउट होता है, मतलब कि हर 3 महीने में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर समझ लीजिए आपने तकरीबन 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो साल का 8 से 8.2% तक का आपको रिटर्न आएगा, मतलब कि 2,40,000। तो वो दोस्तों वो जो 2,40,000 है वो आपको 3 महीनों के स्लॉट में से 4 स्लॉट में आपके अकाउंट में आ जाएगा, और आपको एक बहुत सेफ रिटर्न दे सकता है। और मैं आपको ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इन्फ्लेशन का जो 6 से 7% का टारगेट है उसको ये स्कीम 1 से 1.2% से बीट कर जाती है। तो आपका सेफ्टी नेट भी रहता है और आप इन्फ्लेशन को बीट भी कर रहे हैं। लिटिल वैल्यू एनहांसमेंट होगा, पर होगा जरूर। और रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हम सारे रिस्क नहीं ले सकते। तो पहला जो हिस्सा है दोस्तों वो आपको डालना है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। आप 30 लाख रुपए तक डाल सकते हैं, तो मैक्सिमम आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डालिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो वो पैसा आप पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में डाल सकते हैं, जहां पर आपको 7.25 तक का, मतलब कि 7.75% तक का इंटरेस्ट दिया जाता है, और मंथली इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। तो ये आपको रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो अगर आप कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा रखना ही चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम। मैं एफडीज और आरडीज आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब दोस्तों समझ लीजिए आपके पास 1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड था, उसमें से पहले 30 से 40 लाख आपने पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रख दिए। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपका रिमेनिंग पैसा है उसको आपको ग्रोथ मॉडल में लगाना है। ग्रोथ मॉडल में क्यों लगाना है? क्योंकि आपको कम से कम 10% सालाना रिटर्न जनरेट करना है, तभी आप महंगाई को 3% से बीट कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैसा स्टैग्नेंट रह जाएगा, वो ग्रो नहीं होगा, और आने वाले समय में जब आपके खर्चे बढ़ने वाले तो उसको बीट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए हम एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अब आप जैसे ही म्यूचुअल फंड सुनेंगे तो आधे लोग डर जाएंगे, भाई हमको ये समझ में नहीं आता, ये तो शेयर मार्केट की बात है, इसमें तो पैसा डूबेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शेयर मार्केट में जब आप पैसा डालते हो तो म्यूचुअल फंड एक बहुत सेफ तरीका माना जाता है, क्योंकि हमको शेयर्स के बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसे फंड मैनेजर्स है जिनको शेयर्स के बारे में पता है, और वो आपके लिए क्यूरेटेड प्लान्स लाते हैं। अब ये प्लान्स किस तरह के होंगे दोस्तों? हम जब पैसा डालेंगे शेयर मार्केट में तो हमको रिस्की एसेट्स में डालना ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के फंड्स में डालना है। एक है इंडेक्स फंड और दूसरा है हाइब्रिड फंड। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? जो इंडिया का ब्रॉडर इंडेक्स है, जैसे कि सेंसेक्स है, निफ्टी है, जिससे पता चलता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट किस दिशा में जा रहा है। ये इस तरह के इंडेक्सेस में वो इन्वेस्ट करता है, जिससे एक ब्रॉड इकोनॉमी में इंडिया के जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज हैं उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और ये टॉप मोस्ट 50 कंपनीज बहुत कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न देते आ रही है। शेयर मार्केट में अप डाउन होते रहता है दोस्तों, लेकिन अगर आप 25 साल का डेटा निकालेंगे या 30 साल का डेटा निकालेंगे तो ये मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है, लेकिन बीच में ऐसा होते होते जाता है। तो अप डाउन होते रहता है। लेकिन अगर आप 5 साल का पीरियड देखेंगे या 10 साल का पीरियड देखेंगे तो ओवरऑल आपके लिए वेल्थ क्रिएटेड रहेगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये पैसा SWP के फॉर्मेट में डालना है, मतलब कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपके 1 करोड़ में से अगर 50 लाख रुपए इंडेक्स फंड में डालते हैं, अगर आप 50 लाख रुपए हाइब्रिड फंड में डालते हैं, तो आप उसमें से हर महीना कुछ पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप जो पैसा निकालेंगे, समझ लीजिए आपने 50 लाख रुपए डाला, उसमें से आपने बोला कि हर महीने मुझे 30,000 रुपए निकालने हैं,
तो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको हर महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपए दे देगा और आपका बाकी का फंड धीरे 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 बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर आप फंड बढ़ते भी देख सकते हो और फंड में से पैसे निकाल भी सकते हो। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है टैक्स का, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 20% से ज्यादा की ब्रैकेट में आते हैं। अब करंट टैक्स रूल्स के हिसाब से तकरीबन 12.75 लाख रुपीस तक टैक्सेशन जीरो हो चुका है। अगर आप साल का 12.5 लाख का इनकम कमा रहे हैं तो आपका टैक्सेशन जीरो हो जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका टैक्स बढ़ जाता है। अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो जिसके पास 3 से 4 करोड़ से ऊपर का पैसा बचा हुआ है, तो डेफिनेटली जो आप साल का इनकम जनरेट कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड्स और समथिंग, वो आपका 30 से 40 लाख का होगा। और जब आप 30 से 40 लाख के टैक्स ब्रैकेट में आएंगे तो आप अगर पूरा पैसा एफडी या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से लेंगे तो आपको अप्लीकेबल टैक्स रेट लग जाएगा, मतलब कि 20 से 30% का टैक्स रेट आपको लग सकता है। लेकिन यही पैसा अगर आपका म्यूचुअल फंड में 10% की रेट से बढ़ रहा है और आप उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान निकाल रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो आज के रेट में सिर्फ और सिर्फ 12.5% है। अब 30% टैक्स कहां और 12.5% टैक्स कहां, ये बात हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि हमसे जो पैसा लूटा जा रहा है वो सिर्फ चोर या लुटेरे नहीं लूट रहे, सरकार भी एक तरह से टैक्सेशन के फॉर्म में हमसे ले रही है। मैं इसको लूटना नहीं कहूंगा, पर सरकार हमसे पैसा ले रही है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम हमारा टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं और सिमिलर या अच्छे रिटर्न हम ले सकते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए आपको इंडेक्स फंड या हाइब्रिड फंड्स चूज करके अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भर के आप अपना एक्चुअल टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रोथ भी आएगी। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। मैं आपको 4-5 इंडेक्स फंड के नाम इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, और जो चेकलिस्ट में आपको देने वाला हूं उसमें भी दोस्तों मैं आपको नाम दे दूंगा, 2 इंडेक्स फंड और 2 हाइब्रिड फंड, जिसमें आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो सबसे कम रिस्क की है। मार्केट में रिस्क तो होता है, लेकिन जो सबसे कम रिस्क होता है ये उसमें। और क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारी वेल्थ स्ट्रेटेजी में हम सारा पैसा मार्केट में नहीं डाल रहे हैं। हमने पहला हमारा ऑलमोस्ट 30 to 40% पैसा सेफ एसेट्स में डाला, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम थी, और रिमेनिंग पैसा हम ग्रोथ के लिए डाल रहे हैं। और आप उसमें से SWP कंटिन्यूअसली निकाल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आप अपना रिटर्न्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। एफडी या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको अगर 8% का रिटर्न आ रहा था, तो आपको म्यूचुअल फंड में तकरीबन 10 से 11% का रिटर्न आने के चांसेस बन जाता है। और उसी के साथ साथ आप जो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम भी कर रहे हैं। अब मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया जहां पर मैंने बताया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी को सेफली यूज करके आप मंथली इंक्रीमेंटल इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि आज अगर आपकी इनकम म्यूचुअल फंड से 25,000 रुपए आ रही है, तो अगले साल आप उससे 30,000 रुपए कमा सकते हैं, उसके अगले साल आप उससे 40,000 रुपए कमा सकते हैं। ऐसा हर साल जो आपका मंथली इनकम है वो किस तरह से इंक्रीमेंट होते रह सकता है, उसके लिए मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो बनाया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। तकरीबन 2 लाख लोगों ने उस वीडियो से फायदा लिया है दोस्तों। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा या वीडियो के एंड में भी दिखेगा, जरूर देखिएगा। एक बहुत यूनिक कंसेप्ट आपके लिए, स्पेशली जो लोग रिटायर हो गए उनके लिए कंसेप्ट है। अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप बहुत स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम, बहुत इंक्रीमेंटल स्ट्रीम ऑफ इनकम खुद के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हमारी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाना है, सेफ्टी एसेट में भी रहना है और थोड़ा सा रिस्क भी लेना है। क्योंकि रिस्क लेंगे तभी एक अच्छी ग्रोथ आएगी, तो थोड़ा सा रिस्क हमको लेना चाहिए और बहुत वाजिब है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप करेंगे, ऐसे कई सारे लोग कर रहे हैं। आपको पता नहीं है क्योंकि आप शेयर मार्केट से डरते हैं, इसलिए शायद आपने आज तक वो रिस्क नहीं ली। लेकिन एक अगर आप ट्रायल करके देखना चाहते हैं तो 2 साल के लिए या 3 साल के लिए 10 से 12 लाख का आप ट्रायल लेके दीजिए। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप और ज्यादा सम इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी 50% से ज्यादा आपका रिटायरमेंट फंड इन सब एसेट्स में नहीं होना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड से या स्टॉक्स में है। 50% हमेशा सेफ होना चाहिए और 50% से ज्यादा ही दोस्तों आपका, 50% से कम ही आपका इन सब रिस्की एसेट्स में होना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड से। और जब हम वेल्थ प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो हमको एक और चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेडिकल कवर
होना चाहिए। अगर आप बैंक्स में जाएंगे तो बैंक्स बहुत सारे बैंक एश्योरेंस चलाती है, जहां पर उनका किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप होता है और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है जो आमतौर पर सस्ती होती है। अगर आप 60 के एज में किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे 5 लाख का कवर दीजिए, तो जो आपको प्रीमियम बताएगा वो होगा 40 से 45 हजार रुपए साल का, एक पति और पत्नी को कवर करने के लिए। लेकिन वही अगर आप दोस्तों बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज लेंगे तो सेम आपको 5 लाख का जो कवर है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 30,000 में। मतलब कि आप मोटा मोटा तौर पर 30 से 40% का आपका प्रीमियम का रिडक्शन आ जाएगा। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात सोच रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन जाके डायरेक्ट कंपनी से मत खरीदिए, एक दो बैंक से मिलिए। बैंक्स के बाद बहुत सारे टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, जहां पर आपका रिटायरमेंट के बाद का जो प्रीमियम है वो बहुत कम हो सकता है, तकरीबन 30 से 40% का। मैं इक्विटास बैंक से पहले एक बार ऐसा ले चुका हूं मेरे फादर के लिए, मैं उसके बाद एचडीएफसी बैंक से भी इसी तरह की एक पॉलिसी मेरे फादर के लिए ले चुका हूं। तो ऐसे अलग अलग बैंक से आप ले सकते हैं। मैं किसी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से मैंने बैंक एश्योरेंस को यूज करके प्रीमियम को कम करके सही कवरेज अपने पेरेंट्स के लिए लिया था। तो आप भी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो याद रखिएगा उसमें कोपे की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कोपे क्या होता है कि अगर आपका 1 लाख का बिल आता है और आपके इसमें 20% कोपे का कंडीशन लिखा है, तो उस 1 लाख के बिल को सेटल करने के लिए पहले 20,000 रुपए आपको अपने अकाउंट से भरने पड़ते हैं और उसके बाद जो 80% जो ये है क्लेम है वही इंश्योरेंस कंपनी लेती है। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। दूसरा, किसी भी तरह की रूम रेंट सीलिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी खर्चे हैं, डॉक्टर का बिल, जितने भी टेस्टिंग आप करेंगे वो बिल, वो सारे जो है दोस्तों वो रूम रेंट से लिंक्ड होते हैं। अगर समझ लीजिए आपकी रूम रेंट की कैपिंग है 5,000 रुपए दिन की, हॉस्पिटल में आप एडमिट होंगे और मैक्सिमम आप 5,000 रुपए का ही रूम ले सकते हैं, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में 5,000 का रूम अवेलेबल नहीं था, आपको 10,000 का लेना पड़ा और आपने 10,000 का रूम लिया और उसके बाद आपका टोटल बिल आया 10 लाख का और आपने इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए दिया। आप जैसे ही क्लेम करने के लिए देंगे तो वो बोलेगा कि आपकी कैपिंग थी 5 लाख रुपए की, लेकिन आप 10 लाख रुपए के रूम में रहे, तो आपका जो 10 लाख का बिल है वो हम आधा करके ही उसको सेटल करेंगे। जितनी आपकी रूम रेंट की परसेंटेज बनती है आपके एक्चुअल रूम रेंट पेड से, उतनी ही एलिजिबिलिटी आपकी टोटल क्लेम के लिए बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जो हमको नहीं पता होता है, जिसको इंश्योरेंस कंपनी यूज करके हमको बेवकूफ बना जाती है। तो याद रखिएगा, आपके इंश्योरेंस में कोपे नहीं होना चाहिए, आपके इंश्योरेंस में रूम रेंट का कोई सीलिंग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको सही तरह से आप हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा ले पाएंगे। अगर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या वीडियो के एंड में भी मैंने दिया है। जरूर पढ़िएगा, छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको पता नहीं होती है लेकिन बाद में लाखों का नुकसान कर जाती है। तो ऐसी चीजों पे इंटरेस्ट लीजिए, ऐसी चीजों को डिटेल में समझिए ताकि कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके। जिंदगी भर हमने हमारी जितनी भी जिंदगी थी वो सही तरह से विजडम के तौर पर बहुत होशियारी से सारे प्रॉब्लम्स को निपटाते निपटाते हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर आके क्योंकि हमको चीजें पता नहीं, क्योंकि हम पढ़ने का आलस कर रहे हैं, इसलिए अगर कोई हमको लूट के ले जाए तो इससे बुरा हमारे साथ जिंदगी में नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी का जो आपका विजडम है वो एक पल में खाक हो सकता है अगर हम इस एज में आके खुद को लुटवा लेते हो। तो इसके लिए आपको वीडियोस देखनी चाहिए, इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए और उससे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। ये जो रिटायरमेंट के बाद का समय होता है सुकून भरा तो होता ही है, लेकिन एक नई इनिंग स्टार्ट करने का समय होता है जहां पर आप कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, अपने फायदे के लिए चीजें सीख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमने वेल्थ प्रोटेक्शन देखा, हमने वेल्थ क्रिएशन देखा। अब इस बात पे ध्यान देते हैं कि किस तरह से हम अपनी वेल्थ को ट्रांसफर सही तरह से अपने बच्चों के पास कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी हम सेफ तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को वेल्थ ट्रांसफर की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें आ जाती हैं। पहली है नॉमिनेशन, दूसरा है विल और तीसरा है हमारा डेथ लीगेसी फोल्डर, जिसको मैं डेथ फोल्डर इन जनरल कहता हूं। एक एक करके बताऊंगा, बड़े आसान कंसेप्ट है और आपको ये डेफिनेटली करनी चाहिए। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो बैंक के हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हो, चाहे कोई भी अकाउंट्स हो जो किसी और इंस्टीट्यूशन में आपके पैसे को बढ़ा रहे हैं या सेव करके रखा हुआ है, वहां पर आपको नॉमिनी डेफिनेटली देना चाहते हैं।
आप अपने फैमिली मेंबर को वहां पर नॉमिनी कीजिए। उससे होगा ये कि जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपकी फैमिली उस अकाउंट के पास जाएगी, अकाउंट मैनेजर के पास जाएगी और बोलेंगे कि भाई हमारे फादर की या हमारे मदर की अब डेथ हो चुकी है, हमको उनका बचा हुआ पैसा दे दीजिए, तो बैंक सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी को ही वो पैसा ट्रांसफर करेगा। लेकिन याद रखिएगा, नॉमिनी सिर्फ एक पोस्टमैन होता है, ये एक्चुअल में लीगल हेयर नहीं होता है, ये आपका वारिस नहीं होता है। हो सकता है कि आपका बेटा ही आपका नॉमिनी हो, जो आपका एक्चुअल वारिस है वही नॉमिनी हो, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, नॉमिनी जो होता है वो एक टाइम पीरियड के लिए उस पैसे को होल्ड करके रख सकता है, ताकि ये जो पैसा उसने होल्ड किया हुआ है, जब भी कोई लीगल वारिस आके इस पैसे को क्लेम करे तो उसको पैसा उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और वारिस कौन होता है? अगर सक्सेशन एक्ट देखेंगे, अगर आप मुस्लिम है तो शरीयत लॉ लगेगा, अगर आप हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। तो उसमें जो भी आपकी फैमिली या आपके लीगल हेयर डिफाइन किया है वो हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए। अगर आप हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपके लीगल हेयर होंगे, आपके लीगल वारिस होंगे। अगर आपने कहीं पर भी विल नहीं बनाई है तो इन्हीं को वारिस समझा जाएगा। तो जो भी आपने नॉमिनी बनाया हुआ है वो आपका पैसा लेकर अपने पास रख सकता है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसको लीगल हेयर्स को ट्रांसफर करना होगा। और जब आप ये इंश्योर करेंगे कि लीगल हेयर्स को पैसा ट्रांसफर हो, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम कहते हैं विल, मतलब कि मृत्यु पत्र। हर इंसान को जब वो साउंड माइंड का है, जब वो अच्छी हालत में है, तो अपना एक विल बना लेना चाहिए, जहां पर उस डिटेल तरीके से बताएगा कि भाई मैं एक साउंड माइंड का आदमी हूं और आज मैं अपने होशो हवास से ये विल बनवा रहा हूं, मेरे ये एसेट्स है और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद में ये एसेट इस परसेंटेज में इन वारिसों को मिल जाए। ये आपको क्लियरली लिखना होगा और आपको एक एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करना होगा जो आपकी डेथ के बाद इस विल को एग्जीक्यूट करेगा। इस विल को जैसा भी आपने लिखा है, जो भी आपने अपनी मन की इच्छा लिखी है, उसको उसी तरह से पूरा करे, वो लिखना होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपनी इस विल को रजिस्टर करना होगा। जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो ये ऑथेंटिक हो जाएगी और ऑथेंटिक होने के बाद रजिस्टर्ड विल को आपको कैमरे के सामने खड़ा रहना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। मैं अपने पूरे होशो हवास में आज ये विल पढ़ता हूं बोल के आपको पूरी विल वो पढ़ के उसका एक कैमरा रिकॉर्डिंग रेडी रखना है। और जिन किसी को भी आप अपना वारिस चूज कर रहे हैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग दे के रखनी है। अब इतना डिटेल में पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो विल नहीं बनाते, उसके बाद जो लोग विल बनाते हैं वो गलत बनाते हैं। उसके बाद वो ये ऐड करना भूल जाते हैं कि भाई मैं एक साउंड माइंड का आदमी हूं। क्योंकि कोर्ट में जो सबसे ज्यादा चैलेंज होता है वो इसी बात पे होता है कि जब ये विल बनाई गई थी तो मेरे पापा की मानसिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए विल काम की नहीं है, ये विल किसी भी तरह से मान्य नहीं होनी चाहिए। तो आपको विल में लिखना है, फिर आपको विल को रजिस्टर करना है तो पुख्ता तरीके से लीगलाइज डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तीसरा, अगर आपने वीडियो बना के विल पढ़ लिया आपके, तो उसके बाद कोई ये डाउट नहीं कर सकता कि आपका माइंड साउंड है या नहीं है, आप मानसिक तौर पर सही है कि नहीं है। ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आप जिस भी लोगों को अपना वेल ट्रांसफर करना चाहेंगे उसको ये वेल ट्रांसफर बड़े आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, अपने सारे अकाउंट्स में नॉमिनी डाल के रखिए। अगर हो सके तो जो आपके लीगल हेयर है जिनको आप देना चाहते हैं उन्हीं को नॉमिनी डाल के रखिए, तो ज्यादा कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। उसके बाद आपको अपने लीगल हेयर्स को पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको एक विल बनानी चाहिए, क्योंकि नॉमिनी और लीगल हेयर अलग अलग होते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जहां पर आप अपने खून के रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं देना चाहते क्योंकि उन्होंने आपके रिटायरमेंट के समय पर कुछ भी मदद नहीं की। तो ऐसे लोगों को कहते हैं लीगटीज। लीगटीज वो फाइनल आदमी होता है जो एक्चुअली आपका सक्सेसर नहीं है लॉ के हिसाब से, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा पैसा उसको चला जाए। हो सकता है कि आपके बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हो और वो आपके लिए केयर ही नहीं करते, वो आपकी केयर करने के लिए आते नहीं, लेकिन आपका जो पड़ोसी एक लड़का है उसने आपकी 20 से 30 साल तक बहुत केयर की और मरते दम तक केयर करता रहा, और आप चाहते हैं कि आप उसको कुछ पैसा अपना देखा जाए, कुछ 10-20 लाख आप उसको दे के जाए, तो आप अपने विल में स्पेसिफिकली उसको मेंशन कर सकते हैं। और जब आप उसको स्पेसिफिकली विल में मेंशन करते हो बन जाता है लीगटी, मतलब कि ही इज द चोजन वारिस।
वो जिस भी बंदे का आप नाम डालेंगे वो आपका चूज किया हुआ वारिस होगा, वो आपका ब्लड वारिस नहीं है, वो आपका चूज किया हुआ लीगल हेयर माना जाएगा और उसको आप पैसा दे जा सकते हैं। लेकिन उसको पैसा तभी मिलेगा जब आपके विल में उसका नाम होगा। तो ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जिनके बच्चे उनकी कदर नहीं करते, लेकिन उनका पड़ोसी उनकी बहुत अच्छा कदर कर रहा है, या कोई जो उनका ऑटो वाला था उसने उनकी कदर कर ली और उनके लिए वो बहुत सारा पैसा छोड़ के गए। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ विल के माध्यम से ही हो सकता है। अब जो लास्ट चीज आपको करने की जरूरत है वो है आपको एक डेथ लीगेसी फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत है। आपने जिंदगी भर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट किया, लेकिन आप मर गए और आपके फैमिली को पता ही नहीं कि प्रॉपर्टीज है कहां, वो पैसा कहां रखा हुआ है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कहां रखा हुआ है, आपने लाइफ इंश्योरेंस कहां रखा हुआ है, और जितना भी कुछ आपने अर्ज करके रखा हुआ है, अर्जित करके रखा हुआ है, ये उनके हाथ में लग ही नहीं रहा क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको पेपर के ऊपर क्लियर तरीके से एक लिस्ट बनानी होगी, उसकी डिटेल्स देनी होंगी कि कहां कहां पर ये प्रॉपर्टीज है और उनके डॉक्यूमेंट्स कहां कहां पर रखे हुए हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया कि हाउ टू क्रिएट योर डेथ फोल्डर। उसका लिंक आपको यहां पर ऊपर दिख रहा होगा, वीडियो के एंड में भी मैं देखूंगा, डिटेल में देखिएगा। आज तक आपने जितने भी वीडियोस देखे उसमें अगर सबसे काम का कोई वीडियो अगर आपने देखा होगा तो डेथ फोल्डर है। मेरा वीडियो है इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये लोगों के कमेंट्स है। जिनने वो वीडियो देखा हुआ है हर कोई ये बोलता है कि इतने सिस्टमैटिक तरीके से किसी ने भी आज तक उनको नहीं समझा है कि अपना डेथ फोल्डर कैसे बनाया जाए, कैसे लिस्ट आउट किया जाए। उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर आप वर्किंग हैं तो वर्किंग में आपको कंपनी से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, पीएफ मिलेंगे, ग्रेचुइटी मिलेगी, या अगर आपका कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो उसको किस तरह से आप लिख के रख सकते हैं। उसके लिए वो अकाउंट का नंबर क्या है, वो अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स कहां होंगे, और मुझे किस आदमी को कांटेक्ट करना होगा जो मुझे हेल्प करेगा इन पैसों को लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब आप चले जाएंगे तो आप तो नहीं रहेंगे बताने के लिए, तो ऐसे कुछ कांटेक्ट डिटेल्स आपको छोड़ के जाने पड़ेंगे जो आपके बच्चों को गाइड कर सके कि किस तरह से पैसा लिया जा सके। तो उसमें मैंने बताया है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप जहां पर काम करते हैं वहां से आपको क्या क्या पैसा मिलना है। उसके बाद मैंने बताया कि आपके जो इंश्योरेंसेस है वो आप किस तरह से लिस्ट आउट करके रख सकते हैं कि भाई ये मेरी पॉलिसी है, इतना पैसा आएगा और ये एजेंट से मैंने लिए तो इसको फोन कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहां पर रखा हुआ है। उसके बाद हम लिस्ट आउट करेंगे कि भाई हमारी प्रॉपर्टीज कहां कहां पर है, उसके डॉक्यूमेंट हमने कहां कहां पर रखे हुए। उसके बाद हम लिस्ट आउट करेंगे कि भाई मेरे शेयर्स और म्यूचुअल फंड जो है वो कहां कहां पर है, उसका हम लिस्ट आउट करेंगे। उसके अगर यूजर नेम पासवर्ड्स है तो वो भी हम देकर रखेंगे। मैंने किस किस को नॉमिनी बनाकर रखा है मैं वो भी वहां पर क्लियरली बताऊंगा ताकि मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप सिस्टमैटिक तरह से डेथ फोल्डर एक बना लेते हैं और उसको सही जगह पर रख देते हैं और अपने ऑफिशियल हेयर को बता देते हैं कि भाई यहां से ये फोल्डर निकाल लेना और इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, पूरे प्रूफ, पूरे सर्टिफिकेट वो उस एक फाइल के अंदर ही मैंने डाल के रखे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि भाई ये जो सूटकेस मैंने छोटा सा बनाया हुआ है जिसके अंदर मेरा डेथ फोल्डर है, मेरी विल है, मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर है, अगर घर को आग वाग लग जाती है तो सबसे पहले भाई ये बैग लेके भागना। पहले आदमियों को निकालना घर से, उसके बाद इस बैग को लेके जरूर निकलना, वरना पूरी जिंदगी भर की मेहनत खत्म हो जाएगी। ये भी एक बहुत काम की टिप मैं आपको दे रहा हूं। एक लास्ट टिप मैं आपको और यहां पर दूंगा कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ली है तो उसकी ओरिजिनल पॉलिसी बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि उसका प्रिंट आउट निकाल के आपने दे दिया, उसकी ओरिजिनल पॉलिसी अपने लीगल हेयर को जरूर देकर जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगी अगर ओरिजिनल पॉलिसी नहीं है। और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, 6-7 महीने की केस लड़नी पड़ती है। उसके बाद अगर कोर्ट डायरेक्शन देगा कि यस इनकी इंश्योरेंस कॉपी की फिर से एक नई कॉपी आप बना के दीजिए, तब कहां जाके इंश्योरेंस कंपनी आपके बच्चों को कॉपी देगी, और उसके बाद वो झामल इतनी झंझट हो जाने के बाद में उनको पैसा मिलेगा। लेकिन इस सारी झंझट को आप बचा सकते हैं अगर आपने अपने इंश्योरेंस की ओरिजिनल कॉपी अपने लीगल हेयर को देके रखी है। तो इंश्योरेंस एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको सही तरह से अगर क्लेम नहीं किया जाए तो किसी के भी काम नहीं आता। एलआईसी के पास आज कम से कम 12 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा पड़ा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि लोग उसको क्लेम ही नहीं कर पाए। तो अगर आपने एलआईसी ली हुई है, अगर आपने इंश्योरेंसेस लिए हुए हैं, तो दोस्तों उसकी ओरिजिनल पॉलिसी अपने बच्चों को जरूर देके जाइएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमको साइबर फ्रॉड से बचना है, किस तरह से हमको हमारे रिलेटिव्स को पैसा नहीं देना है, किस तरह से हमको हमारी आधी वेल्थ जो है सेफ फॉर्मेट में रखनी है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम है, जहां पर एफडी से ज्यादा ऑफिशियल रिटर्न और सेफ रिटर्न हमको आता है। उसके बाद किस तरह से हमको हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, हमको इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। उसके लिए दोस्तों एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम हमारी वेल्थ ट्रांसफर हमारे बच्चों को कर सकते हैं, जिसके लिए हमको एक विल बनाने की जरूरत है, हर अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की जरूरत है और एंड में हमको एक डेथ लीगेसी फोल्डर बनाने की जरूरत है, जो स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताएगा कि भाई कहां कहां पर इन्वेस्ट करना है ना। और इसी के साथ दोस्तों मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, जहां पर इन तीनों चीजों के लिए क्या क्या करना है, वो पॉइंट हो सकता है वीडियो के बाद भूल जाए, लेकिन अगर आप चेकलिस्ट देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। डेफिनेटली उस चेकलिस्ट को आप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि क्या मैंने ये सारी चीजें लाइफ में की है। क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है और पाई जमाकर अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करता है, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करता है, अपने परिवार के लिए प्लानिंग करता है, तो वो पैसा प्रोटेक्टेड रहना भी जरूरी है, वो पैसा बढ़ते रहना भी जरूरी है और वो पैसा सही तरह से हमारी फैमिली को ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर आपको वैल्यू दिखी है तो डेफिनेटली मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज गलत बता दी है तो जरूर मेरी मिस्टेक को उभर कर पॉइंट कीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसे मिस्टेक को पॉइंट करते हैं तो अगले वीडियो में और सटीक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं। अगर आपको लगता है कि कुछ और बेहतरीन आइडियाज आपके पास है जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि अगले वीडियो में हम सारे अपने भाई बहनों के साथ उस आइडिया को शेयर कर सके, तो डेफिनेटली वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और दोस्तों जरूर बताइएगा मुझे कि क्या आपको कभी कोई स्कैम कॉल आया है, अगर है तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ये एक्सपीरियंस हमारे लिए मजेदार भी होता है और वैल्यू एडिंग भी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो ने अगर आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड किया है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि हम उनको भी सेफ रख सके, उनके भी जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यू एडिशन कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने आज तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन आपके फायदे का चैनल है, आपके लिए काम करने वाला चैनल है, आपका चैनल है। तो दोस्तों आइए हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते रहेंगे और जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।